नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज पॉलिटिकल साइंस में कक्षा 12 में शक्ति, सत्ता और वेदता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 है और इसके बारे में काफी कुछ हद तक हमने अध्ययन कर लिया था शक्ति के प्रभाव के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शक्ति के रूप, शक्ति के कौन कौन से रूप हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जिसमें पहला है राजनीतिक शक्ति। पहला इसका जो बताया गया है वो बताया गया राजनीतिक शक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजनीतिक शक्ति। अब क्या है राजनीतिक शक्ति, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। राजनीतिक शक्ति, अब राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य बताया गया कि समाज के मूल्यवान संसाधन, समाज के मूल्यवान संसाधन, इसमें क्या बताया गया है कि समाज के मूल्यवान संसाधन, समाज के मूल्यवान संसाधन। अब समाज के जो मूल्यवान संसाधन है उसमें पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड। संसाधनों में पद है, ठीक है, प्रतिष्ठा है, ठीक है, कर है और दंड है। ये क्या बताया गया? समाज के मूल्यवान संसाधन है, ठीक है। जो मूल्यवान संसाधन जिसमें पद, प्रतिष्ठा और कर और पुरस्कार, दंड, ये सब क्या है मूल्यवान संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। समाज को विभिन्न समूहों में आवंटन है और समाज के विभिन्न समूह में आवंटन है। समाज के विभिन्न समूह के अंदर इनको क्या कर दिया गया? आवंटित कर दिया गया है। पुरस्कार, ठीक है। तो समाज के विभिन्न समूह के अंदर इनको क्या कर दिया? समूह में आवंटन। और समूह के अंदर इस तरीके से इनको आवंटन का मतलब होता है बांटना, विभाजित किया गया है। अब इसमें बताया गया राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग। अब राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग है इसमें बताया गया कि राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग है वो प्रयोग किस आधार पर किया गया है? प्रयोग जो प्रयोग है वो किस आधार पर किया गया है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करते हैं। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के अंग करते हैं, यानी इसका प्रयोग सरकार के अंग करते हैं, जिसमें आ गई कार्यपालिका, ठीक है, व्यवस्थापिका आ गई, कार्यपालिका आ गई और न्यायपालिका। कौन कौन आ गई? न्यायपालिका, कार्यपालिका। ये क्या है कि ये तीनों ही क्या कर रहे हैं? शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। विभिन्न समूह, सरकार के विभिन्न समूह के द्वारा क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये सरकार के जो अंग है ये इसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं शक्ति के साधनों का, ठीक है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। और हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं, यानी हमें क्या कहते हैं? हम शक्ति के क्या हो गए? हम शक्ति के या सॉरी हम शायद उसके करने का मतलब है कि हम बताएंगे, इसमें बताएंगे कि हम शक्ति के औपचारिक अंग है। हम शक्ति के औपचारिक मतलब क्या बताया गया कि हम शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन औपचारिकता पूर्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसका पालन करना पड़ता है? नियमों का। कानून का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। अगर कानून का उल्लंघन हमारे द्वारा किया जाएगा तो हम दंड के भागीदार हो जाएंगे। तो हम शक्ति का सीमित तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। राजनीतिक शक्ति का हम सीमित रूप में ही हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जो विभिन्न दबाव समूह है वो दबाव समूह राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जो दबाव समूह है या प्रभुत्वशाली जो व्यक्ति है वो सार्वजनिक नीतियों को भी क्या कर देते हैं? राजनीतिक शक्ति के बलबूते पे उनको प्रभावित कर देते हैं। इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। शक्ति के अनौपचारिक अंग के रूप में कौन हो गया? शक्ति के
अनौपचारिक अनौपचारिक अंग। अब शक्ति के जो अनौपचारिक अंग हैं उनके अंदर क्या है, दबाव समूह, ये इसका अनौपचारिक अंग हो गया, दबाव समूह और प्रभुत्वशाली व्यक्ति, प्रभुत्वशाली व्यक्ति ये क्या करते हैं, सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों को भी ये क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो ये अनौपचारिक शक्ति के अंग के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक शक्ति के बारे में बताया गया है कि समाज के मूल्यवान संसाधन, और मूल्यवान संसाधन पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, कर, दंड, ये किसके अंतर्गत आते हैं, सरकार के मूल्यवान संसाधनों के अंतर्गत समाज के विभिन्न समूह में आवंटन, और समाज के विभिन्न समूह में इनको क्या किया गया, बांटा गया, विभाजित किया। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के अंग करते हैं। राजनीतिक शक्ति का वास्तविक रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो कार्यपालिका के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा और न्यायपालिका के द्वारा। और हम शक्ति के औपचारिक अंग है, मतलब हम शक्ति के क्या बताए गए, औपचारिक रूप से अंग बताए गए हैं। शक्ति के वास्तविक जो उपयोग करता है वो कौन है, जनता है, जनता के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। और शक्ति के अनौपचारिक जो अंग है वो इनका ज्यादा प्रभुत्व होता है, और ये राजनीतिक शक्ति के अंदर अपना पूर्ण रूप से दबदबा भी कायम रखते हैं, इनका क्या रहता है, दबदबा रहता है। इस तरीके से राजनीतिक शक्ति कार्य करती है। फिर है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं कि आर्थिक शक्ति क्या कहती है। पहले हमने राजनीतिक शक्ति के बारे में अध्ययन किया, अब आर्थिक शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे कि आर्थिक शक्ति क्या कहती है। आर्थिक शक्ति, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक शक्ति। अब आर्थिक शक्ति के अंतर्गत क्या बताया गया है कि आर्थिक शक्ति का अर्थ उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य क्या बताया गया, आर्थिक शक्ति से तात्पर्य क्या बताया गया, उत्पादन आर्थिक शक्ति से तात्पर्य उत्पादन के साधनों, जो उत्पादन के जो साधन है, साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व, वह धन संपदा पर स्वामित्व, क्या बताया गया, स्वामित्व। अब इसमें आर्थिक शक्ति से तात्पर्य उत्पादन के साधनों, धन संपदा व धन संपदा पर स्वामित्व से बताया गया है। इसे आर्थिक शक्ति के रूप में बताया गया कि इससे क्या है, अर्थ की उपार्जन हो रही और उस पर किसका अधिकार है, किसका स्वामित्व है या किसके अधिकार। आर्थिक शक्ति ऐसा माना जाता है कि आर्थिक शक्ति के रूप में ऐसा बताया गया है कि राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति के अंदर भी खलल उत्पन्न करती है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। क्या बताया गया है कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने का कार्य भी कर रही है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति के अंदर किसका बोलबाला रहता है, आर्थिक शक्ति का वर्चस्व रहता है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब किस रूप में वो प्रभावित कर रही है, कैसे वो प्रभावित हो रही है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखो कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को भी प्रभावित करती हैं, और ये बताया गया कि राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, जो आर्थिक रूप से जो धन संपन्न जो व्यक्ति हैं वो राजनीतिक रूप से भी क्या करते हैं, ताकतवर होते हैं। राजनीतिक शक्ति से भी उनका क्या है, वर्चस्व होता है। और इसमें ये चीज बताई गई है कि
दोनों के अंदर अंतर है कि उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं। उदारवाद क्या बताता है? उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं। उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद के अनुसार, अब उदारवाद के अनुसार ये बताया गया है, उदारवाद के अनुसार क्या बताया गया है कि राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने वाले विभिन्न होते हैं। अब देखो कि उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने वाले विभिन्न समूह क्या है इसके अंदर होते हैं। अब विभिन्न समूह किस रूप में होते हैं? इसमें ये चीज बताया गया है कि अकेला आर्थिक तत्व राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता है, यानी अकेला आर्थिक तत्व किसको स्थापित नहीं कर सकता है? राजनीतिक शक्ति को स्थापित नहीं कर सकता है। अकेले आर्थिक तत्व से राजनीतिक शक्ति स्थापित नहीं हो सकती है। अब कैसे नहीं हो सकती है? कि दूसरी ओर मार्क्सवाद का मानना, मार्क्सवाद क्या मानना है कि मार्क्सवाद ये कहता है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है, यानी सभी प्रकार की शक्ति किस पे टिकी हुई है? आर्थिक शक्ति पे टिकी हुई है। ये मार्क्सवाद का मानना है। मार्क्स क्या मानता है कि जो सभी प्रकार की जो शक्ति है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक शक्ति के द्वारा किया जाता है। और आर्थिक शक्ति समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है, और आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति क्या होती है? निर्धारित होती है। जैसे सोवियत यानी पूर्व सोवियत जो संघ है उसमें स्वामित्व रोग के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व के अंदर आया, यानी राजनीतिक रूप से एक नया तत्व जो अस्तित्व के अंदर अस्तित्व में बना रहा, जिससे स्पष्ट है कि मार्क्सवाद की एक धारणा सत्य नहीं है। मतलब यहाँ राजनीतिक रूप से जो अस्तित्व के अंदर आया था सोवियत संघ के अंदर जो वर्ग, वो वहां किसकी धारणा सिद्ध नहीं होती है? इसकी मार्क्स की धारणा सिद्ध नहीं होती। मार्क्स क्या कहता है कि आर्थिक शक्ति से सब शक्तियों का जन्म हुआ है। मतलब आर्थिक शक्ति के पीछे क्या है? सब शक्तियों का जो उदय हुआ वो आर्थिक शक्ति से हुआ, ऐसा इस जगह इसकी जो धारणा है वो गलत सिद्ध होती है सोवियत संघ के मामले में। अब विचारधारा की शक्ति किसकी है? तीसरा हमारा है विचारधारा की शक्ति। विचारधारा अब विचारधारा की शक्ति क्या है इसके बारे में करते हैं। विचारधारा की शक्ति क्या कहती है कि विचारधारा का अर्थ है विचारों का समूह। इसका अर्थ विचारों के समूह से है। मतलब इसका अर्थ किससे? विचारों के समूह से। आर्थिक शक्ति विचारधारा की शक्ति से क्या बताया गया कि जो आपका विचारों का जो समूह, आपके जो विचार एक दूसरे से जो मेल खाते हैं, अगर आपके विचार ज्यादा लोगों से मेल खा रहे हैं तो आपका एक संगठन स्थापित हो जाएगा कि सभी की राय या सभी का मशवरा एक ही है, तो सभी लोग यानी एक विचारधारा का एक संगठन स्थापित हो जाता है विचारधारा। अब जिसमें ये लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। विचारधारा क्या करती है? लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। अब तो इसका अर्थ क्या है? विचारों के समूह से और लोगों के सोचने समझने। अब लोग क्या सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, या क्या उनके विचार प्रकट हो रहे हैं, तो उनका तरीका अलग अलग है। एक ही बात को किस तरीके से कहना, किस तरीके से उसके बारे में सोचना समझना है, तो ये ढंग हो गया है, तरीका हो गया है।
इनका क्या हो गया तरीका है। जैसे मार्क्सवाद साम्यवाद के नाम पर क्या बताता है, मार्क्सवाद साम्यवाद के नाम पे पूर्व सोवियत संघ के अंदर, यानी मार्क्सवाद साम्यवाद में पूर्व सोवियत संघ में कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट क्या कर दिया गया था, उतार दिया गया था। तो वहां पे माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पे लाखों लोगों को सफाया कर दिया गया, यानी वो जब उनकी विचारधाराओं से मेल नहीं खा रही थी तो उन्होंने उनका तिरस्कार कर दिया, मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया कि उनकी विचारधारा से वो मेल नहीं खा रहे थे, उनको अपने रास्ते से ही हटा दिया। और दूसरी चीज कि भारत में केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही भी करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो विचारधारा अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है, किसी भी तरह की विचारधारा इसके अंदर क्या है समाहित हो सकती है। अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करती हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रभावित है, अलग अलग प्रकार की सामाजिक राजनीतिक ये जो धाराएं जो विचारधाराएं वो प्रभावित रहती है। अब कौन व्यक्ति किस तरीके की विचारधारा से प्रभावित होता है, जिस तरह से जैसे ऐसा होता है कि उदारवाद, साम्यवाद और समाजवाद, एकात्म मानवतावाद आदि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। कोई व्यक्ति उदारवाद को अपनाता है, कोई समाजवाद को अपनाता है, कोई मार्क्सवाद को अपनाता है। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विचारधाराएं हो गई, अलग अलग ढंग हो गया उनका सोचने समझने का। कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये तीन प्रमुख अंतर बताए गए शक्ति के, जो रूप बताए गए आर्थिक शक्ति, विचारधारा की शक्ति और राजनीतिक शक्ति। तो इस तरीके से तीन इसके रूप बताए गए। नेक्स्ट हमारा बिंदु है शक्ति की संरचना। इसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे कि शक्ति की संरचना किस तरीके से निर्धारित की जाती है। धन्यवाद।